Hello students, class 9th. This is the video 4 of the chapter the age of the industrializations. I was teaching you the chapter. तो इस तरीके से द फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट थी, बेरोजगारी की जो आशंका थी, मेड वर्कर हॉस्टाइल टू द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। तो अक्सर जो बेरोजगारी का डर था, इससे जो मजदूर थे, श्रमिक थे, वो नई तकनीकी से चिड़े हुए थे। व्हेन द स्पिनिंग जेनी वॉज इंट्रोड्यूस, जब स्पिनिंग जेनी ने मशीन का इस्तेमाल किया, वॉज इंट्रोड्यूस इन द वुलन इंडस्ट्री, यानी कि जब ऊन उद्योग में स्पिनिंग जेनी के मशीन का इस्तेमाल किया, ऊन उद्योग में स्पिनिंग जेनी ने बनाई थी, वुलन इंडस्ट्री के लिए जो एक मशीन बनाई थी, जब इसका इस्तेमाल किया जाने लगा तो उस समय क्या हुआ था, वुमेन हु सर्वाइव ऑन हैंड स्पिनिंग बिगिन। तो जो महिलाएं थी, जो हाथ से ऊन काटने वाली औरतें थी, इस तरह की मशीनों पर हमला करने लग गई। वो तो वुमेन हु सर्वाइव ऑन हैंड स्पिनिंग, हाथ से काटती थी जो उनको, उन्होंने नई मशीनों पर हमला करना शुरू कर दिया। दिस कॉन्फ्लिक्ट ओवर द इंट्रोडक्शन ऑफ जेनी कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग टाइम। जेनी के इस्तेमाल पर यह टकराव लंबे समय तक चलता रहा। जो टकराव था, कॉन्फ्लिक्ट जो था, लंबे समय तक चलता रहा। आफ्टर द 1840 से अगर हम बात करें, 1840 के बाद तक जो एक्टिविटीज थी, बिल्डिंग एक्टिविटी थी, यानी कि जो शहरों का निर्माण में गतिविधियां जो हो रही थी, जो इमारतें बन रही थी, एक्टिविटीज इंटेंसिफाइड इन द सिटी, शहरों में तेजी से इमारतों का निर्माण हो रहा था। ओपनिंग ऑफ ग्रेटर अपॉर्चुनिटी, इससे लोगों में रोजगार के अवसर मिल रहे थे। और रोड्स वेर वाइडन, सड़कों को चौड़ा किया गया। नए रेलवे स्टेशन बन गए, न्यू रेलवे स्टेशन केम अप, रेलवे लाइन्स वर एक्सटेंडेड, और जो रेलवे लाइनें थी उनका विस्तार किया गया। टनल डिग, इनमें सुरंगें बनाई गई। और ड्रेनेज एंड सीवेज लेड रिवर इम्बैक्ड, इसका मतलब होता है कि जो नदियां थी, नदियों में क्या किया, तटबंध बनाए गए। एंड सीवेर लेड, और शिविर व्यवस्था बिछाई गई, जिससे कि गंदा पानी जमीन के अंदर ही अंदर बाहर चला जाए। नंबर्स ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड, और इस तरीके से परिवहन उद्योग में भी जो काम करने वालों की संख्या थी वो काफी ज्यादा थी, डबल्ड हो गई इन 1840 एंड डबल अगेन द सब्सिक्वेंट 30 ईयर्स। और लगभग 30 सालों में ये बहुत ज़्यादा दुगना हो गया कि जहाँ पर तेजी से विकास हो रहा था, नदी के जहाँ पर तटबंध बनाए जा रहे थे, सीवर लाइन बिछाई जा रही थी, नहरें, सुरंगें बनाई जा रही थी, और रेलवे लाइन में रेलवे ट्रैक्स बनाए जा रहे थे, और सड़कें चौड़ी हो रही थी, तेजी से उद्योगों का विकास हो रहा था। इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर हम बात करें, कॉलोनीज में उपनिवेश जो था, उसमें जो उद्योग थे वो कितने ज्यादा आगे विकसित हुए। तो ये कहता है, लेट अस नाउ मूव टू इंडिया, आइए भारत पर नजर डालें, मूव टू इंडिया टू सी हाउ कॉलोनी इंडस्ट्रियलिस्ट, कि किस तरह से उपनिवेश, जो इंग्लैंड यहाँ उपनिवेश स्थापित किया था, यहाँ पर अपनी बस्तियां स्थापित की, उस समय में औद्योगिकरण जो था, इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो कैसे होता होगा। वंस अगेन वी विल लुक नॉट ओनली एट द फैक्ट्री, एक बार फिर से हम यहाँ पर कारखाना उद्योग के साथ गैर मशीनी क्षेत्रों पर भी ध्यान देंगे। फैक्ट्री इंडस्ट्री के अलावा नॉन मैकेनाइज जो है, जो क्या हम कह सकते हैं कि गैर मशीनी क्षेत्र हैं, मशीनी क्षेत्र तो है ही, गैर मशीनी क्षेत्र पर भी हम ध्यान देंगे। वी विल लिमिट आवर डिस्कशन प्राइमरली टू द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हमारा जो अध्ययन है मुख्य रूप से कपड़ा उद्योग तक ही सीमित रहेगा। भारतीय कपड़ों के युग की अगर हम बात करें, दैट एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल बिफोर द एज ऑफ मशीन इंडस्ट्री, मशीन उद्योग के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार, जो मशीन उद्योग से पहले की अगर हम बात करें, जो सिल्क और कॉटन गुड्स थे, यानी रेशम और कपास के जो वस्तुएं थी, फ्रॉम इंडिया, भारत से डोमिनेटेड इंटरनेशनल मार्केट के लिए, यानी कि भारत के रेशमी और सूती उत्पादकों का ही दबदबा रहता था, उसका इम्पैक्ट ज्यादा था। भारतीय कपड़ों का, यहाँ से बने हुए कपास के कपड़ों का जो
डिमांड थी विदेशों में काफी ज्यादा थी। कोर्स कॉटन की अगर हम बात करें, बहुत सारे देशों में मोटा कपास पैदा होता था। कोर्स कॉटन वेर प्रोड्यूस इन मैनी कंट्रीज बट द फाइन वेराइटीज ऑफन केम फ्रॉम इंडिया। तो और सारे देशों में तो मोटा कपास पैदा था, लेकिन भारत में पैदा होने वाला जो कपास था वो महीन किस्म का होता था, बहुत ही सॉफ्ट था वो। बट द फाइन वेराइटीज ऑफन केम फ्रॉम, लेकिन अच्छी प्रकार की क्वालिटी जो बहुत ही मुलायम थी वो भारत से ही जाती थी दूसरे देशों में। अमेरिका जो आर्मेनियन और फारसी जो सौदागर थे, मर्चेंट थे, व्यापारी, टुक द गुड्स फ्रॉम पंजाब से ले जाते सामान को अफगानिस्तान के लिए, और ईस्टर्न पर्शिया और सेंट्रल एशिया को ले जाते थे। यहाँ के बने हुए जो बेल्स ऑफ फाइन टेक्सटाइल वेर कैरीड ऑन कैमल बैग, यानी कि यहाँ के बने हुए महीन कपड़ों के थान जो थे, बड़े बड़े थान बोलते हैं उनको कैमल के बैग पर, ऊंट की पीठ पर ले जाया जाता था। पश्चिमोत्तर सीमा पर पहाड़ी दर्रों पर रेगिस्तान से पार होते हुए करते। नॉर्वे फ्रंटियर 2 माउंटेन पास, माउंटेन के दर्रों से रेगिस्तान से होते हुए ऊंट में से एक किया जाता था। वाइब्रेंट सी ट्रेड ऑपरेटेड डो द मेन प्री कॉलोनियल पोर्ट्स। इस तरीके से जो पूर्वी औपनिवेशिक बंदरगाह थे वो वहां से फलता फूलता समुद्री व्यापार चलता था। वाइब्रेंस जो सी ट्रेड था ऑपरेट डो द मेन प्री कॉलोनियल पोर्ट। सूरत ऑन द गुजरात कोस्ट, अगर हम सूरत की बात करें, गुजरात कोस्ट में कनेक्टेड टू इंडिया से कनेक्टेड था गल्फ और रेड सी पोर्ट। कोरोमंडल तट पर अगर हम देखें, मछलीपट्टनम और बंगाल में हुगली नदी जो थी, मछलीपट्टनम में कोरोमंडल कोस्ट और हुगली नदी बंगाल में जो लिंक थी इससे साउथ ईस्ट एशियन पोर्ट से। ए वैरायटी ऑफ इंडियन मर्चेंट, इसमें कई सारे जो भारतीय जो व्यापारी थे एंड बैंकर्स जो थे इन्वॉल्व इन द नेटवर्क ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड, यानी कि इस नेटवर्क में बहुत सारे भारतीय व्यापारी और बैंकर भी बहुत सारे सक्रिय थे, एक्टिव थे वो। फाइनेंशियल जो प्रोडक्शंस था, इधर अब मान सकते हैं हम कि जो चीजों को लेकर जाते थे और निर्यातकों को तक पहुंचाते थे। कैरिंग गुड्स, और जो एक्सपोर्टर थे, निर्यातक थे, उन तक सप्लाई करते थे। सप्लाई मर्चेंट लिंक टू द पोर्ट, और इस तरीके से जो माल बेचने वाले आपूर्ति सौदागरों के जरिए बंदरगाह नगर देश के भीतरी इलाकों से जुड़े हुए थे। दे गेव एडवांस, वो वेवर्स जो थे, जुलाहे जो थे, बुनकर जो थे, उनको एडवांस पेशगी दे देते थे। पोकार्ड एंड वोवन क्लोथ, कपड़ों को बुनने के लिए बुनकरों से तैयार कपड़ा खरीदते थे वो। वेविंग ब्लेजेस एंड कैरी द सप्लाई टू द पोर्ट्स, और इस तरीके से बंदरगाह तक वो तैयार कपड़ा पहुंचाते थे। और सप्लाई टू द पोर्ट्स एट द पोर्ट, और उस बंदरगाह पर द बिग शिपर्स एंड एक्सपोर्ट मर्चेंट हैड ब्रोकर्स हु नेगोशिएट द प्राइस, और इस तरीके से बंदरगाह पर बड़े जहाज मालिक जो होते थे और निर्यात जो एक्सपोर्ट मर्चेंट होते थे, दलाल व्यापारियों के जो दलाल होते थे, कीमत पर मोल भाव करते थे। यानी कि जो ब्रोकर होते थे, जिसको दलाल बोलते हैं, बड़े बड़े व्यापारियों के दलाल होते थे, वो इन कीमतों पर मोल भाव करते, नेगोशिएट करते थे फ्रॉम द सप्लाई मर्चेंट ऑपरेटिंग इनलैंड, और इस तरह से आपूर्ति सौदागर से माल खरीदती थी। 1755 की अगर हम बात करें, जो नेटवर्क था कंट्रोल बाय इंडियन मर्चेंट, इंडियन मर्चेंट के द्वारा कंट्रोल किया, जो नियंत्रण था, वो जो नेटवर्क था ब्रेकिंग डाउन, यानी कि धीरे धीरे वो टूटने लग गया था ये नेटवर्क। और जो यहाँ पर यूरोपियन कंपनियां थी की ताकत बढ़ती ही जा रही थी। जो यूरोपियन कंपनी थी ग्रेजुअली गेन्ड पावर, धीरे धीरे उनकी शक्ति बढ़ रही थी। पहले उनकी स्थानीय दरबार से कोई तरह की रियायतें हासिल की थी। स्थानीय जो दरबार थे, फर्स्ट सिक्योरिंग वैरायटी ऑफ कंसेशन, लोकल जो दरबार थे उनसे उन्हें कई छूट मिली थी। और देन द मोनोपोली राइट, और उसके बाद जो उनका
इजारेदारी अधिकार, यानी उनका ही अधिकार था इनके उत्पादन पर। और इसके द्वारा जो रिजल्ट था ये डिक्लाइन ऑफ ओल्ड पोर्ट, जो पुराने पोर्ट थे वो तेजी से क्या होने लगे, डिक्लाइन होने लग गए। अब सूरत एंड हुगली दो विच लोकल मर्चेंट ऑपरेट, जिससे क्या होते थे, सूरत और हुगली दोनों पुराने बंदरगाह कमजोर पड़ गए थे। अब क्यों पड़ गए थे, लोकल मर्चेंट एज द रिजल्ट डिक्लाइन ओल्ड पोर्ट सूरत एंड हुगली दो विच लोकल मर्चेंट, जिसे कि लोकल जो स्थानीय व्यापारी थे उनके द्वारा ऑपरेट किया जाता था, उनको एक्सपोर्ट फ्रॉम, और क्योंकि उनका एकाधिकार नहीं रह गया था, एक्सपोर्ट फ्रॉम दिस पोर्ट, और जो इस पोर्टों से निर्यात होने लगा था उसमें बहुत ज्यादा कमी आ गई थी, क्योंकि the credit that has financed the early trade began drying up, क्योंकि धीरे धीरे स्थानीय जो बैंकर थे, जो फाइनेंस थे वो दिवालिया हो गए, और जो लोकल बैंकर्स थे, स्थानीय बैंक जो उनको फाइनेंस करते होंगे इन लोगों को, वो दिवालिया हो गए। इन द लास्ट ईयर्स में 17वीं शताब्दी के आखिर में जो सूरत बंदरगाह से होने वाला जो व्यापार था, जो ग्रॉस वैल्यू थी इस ट्रेड की, वो काफी कम हो गई। तो अब वो इन बंदरगाहों से, इन पोर्ट से जब वो व्यापारी नहीं कर पाते थे तो इनके जो एक्सपोर्ट होता था इन पोर्ट से उसमें काफी कमी आ गई थी, और इन बैंकों से, जिन बैंकों से इन्हें लोन मिलता था वो पूरी तरह से बैंक बंद हो गई। तो जो व्यापार था इसका 1.6 मिलियन से घट गया था, वो 16 मिलियन, बाय द 1740 में ये 3 मिलियन तक आ गया था, 16 मिलियन से। इस तरीके से हमने देखा, जबकि जो सूरत था और जो हुगली था, अगर हम बात करें सूरत और हुगली की, तो वहां पर हम देखते हैं कि किस तरीके से डिकेड कमजोर पड़ गए थे वो। बम्बई एंड कलकत्ता ग्रीव, और इस तरीके से बम्बई और कलकत्ता में नए पोर्ट स्थापित किए गए, और जो पुराने बंदरगाह थे दिस शिफ्ट फ्रॉम ओल्ड पोर्ट, तो ये पुराने जो बंदरगाह की जगह नए बंदरगाह बने, न्यू वंस, वाज इंडिकेटर ऑफ द ग्रोथ ऑफ कॉलोनियल पावर। ये एक संकेत था कि किस तरह से जो उपनिवेशिक सत्ता थी उसकी बढ़ती ताकत, कि वो अपनी ताकत को बढ़ा रहे थे, उसका एक इंडिकेटर था। ट्रेड दो द न्यू पोर्ट्स केम टू बी कंट्रोल बाय यूरोपियन कंपनी, और इस तरीके से जो नए बंदरगाहों के जरिए होने वाले जो व्यापार थे यूरोपियन कंपनी के नियंत्रण में था। जो नए पोर्ट थे उनके साथ जो व्यापार हो रहा था वो पूरी तरह से यूरोपियन कंपनी के अधीन था, एंड वाज कैरिड इन यूरोप शिप्स, और यूरोप के जहाजों के जरिए होता था। बहुत सारे पुराने व्यापारिक घराने ढह चुके थे, इसमें जो बहुत सारे ओल्ड ट्रेडिंग हाउसेस थे, व्यापारिक घराने, वो कोलैप्स हो चुके थे, गिर चुके थे, बंद हो चुके थे। दैट वांटेड टू सर्वाइवल हैड नाउ ऑपरेट विद इन द नेटवर्क सेव्ड बाय द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी। ये कहता है कि जो बचे हुए रहना चाहते थे उनके पास भी यूरोपियन व्यापारिक कंपनियों के नियंत्रण वाले नेटवर्क में, उनके नेटवर्क में यानी उनके अंडर काम करने के अलावा जो पहले पुराने व्यापारिक घराने थे उनके पास और कोई चारा नहीं बचा था। या तो वो उद्योग बंद हो जाते या तो उन यूरोपियन कंपनी के साथ मिलके काम करते। तो इस तरह से जो बदलाव आए बुनकरों में या अन्य अदर लोग आर्टिशियंस में, कारीगरों में, तो इससे क्या प्रभाव पड़ा, किस तरह से चेंजेस आए, वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।